हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बीएससी थर्ड ईयर के बायोटेक पेपर का टॉपिक ले रहे हैं अपन। कौन सा टॉपिक है वो? माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, चूंकि ये बायोटेक का टिश्यू कल्चर का टॉपिक है, थोड़ा सा बेसिक अपन देखते हैं, उसके बाद में अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं अपन प्रवर्धन की या प्रोपेगेशन किसको बोलेंगे, उसके बाद अपन माइक्रो प्रोपेगेशन की बात पे आएंगे। प्रवर्धन या प्रोपेगेशन का मतलब है कि हम सैकड़ों सालों से क्या करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल तरीके से प्लांट्स को प्रोपेगेट करते हुए आ रहे हैं, यानी कि प्लांट्स को उगाना। और कैसे उगाते हैं? नॉर्मली अपन देखते हैं सीड से प्लांट को उगाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स को हम कलम के द्वारा, जो अपन उसकी एक टहनी लेकर उसको क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग जिसको अपन बोलते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा या कलम के द्वारा अपन क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोपेगेट करते हैं। और जैसे अपन देख रहे हैं कि शोभाकारी या ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे गुलाब की कटिंग को खूब सारा लगाते हैं, या बड़े जो ट्री प्लांट्स हैं उन ट्री प्लांट्स को भी नर्सरी के अंदर अपन कैसे लगाते हैं, उनकी टहनी से या उनको कलम रोपित कर ताकि अपन को ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स मिल सके। इन सभी तरीके में जहाँ पर भी अपन कलम रोपते हैं या जिनका हम वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, कायिक पार्ट लेते हैं, उन कायिक पार्ट में से अपन देखते हैं कि एक अगर टहनी ली है तो अपन उससे एक ही प्लांट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये तो था कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, पारंपरिक तरीके से प्लांट को क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन अपन देखते हैं कि कुछ कंडीशन के अंदर कुछ प्लांट के जो मटेरियल है या जो अपना कायिक भाग है उससे प्रोपेगेट करना आसान नहीं होता। दूसरा, अगर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कायिक प्रवर्धन करना है या इनसे प्लांटलेट बनाने हैं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि अपन देखते हैं कि एक कलम से केवल एक प्लांट बन रहा है, लेकिन अगर अपन को ज़्यादा मात्रा में प्लांट चाहिए और उस प्लांट के अगर अपने पास में पार्ट बहुत कम है या अपने पास में मटेरियल बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में लार्ज स्केल पर प्रोपेगेट करना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या काम आती है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी काम में आती है, टिश्यू कल्चर काम में आता है। और टिश्यू कल्चर क्या है या उत्तक संवर्धन किसको बोलते हैं, इसका अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर जब अपन ने बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री बताई थी ना, जो प्रीवियस वीडियो थे आप देख सकते हैं अपने इसी चैनल के ऊपर, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री बताई थी। उसमें बताया था कि जो हेबर्ट लैंगटे है उन्होंने ये अवधारणा दिया था, ये कंसेप्ट दिया था किसका, टोटी पोटेंसी का या पूर्ण शक्तिता का कंसेप्ट दिया था। और पूर्ण शक्तिता क्या है कि हम प्लांट के किसी भी पार्ट से, इवन अ सिंगल सेल से हम पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, नया प्लांट वापस बना सकते हैं। आप उसको भी देख सकते हैं, अपने एक वीडियो इसके ऊपर भी बना रखे हैं अपन ने, पूर्ण शक्तिता या टोटी पोटेंसी के ऊपर भी वीडियो अपन ने बनाया है। देन अपन देखते हैं कि जब अपन ने हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें बताया था कि स्टीवर्ट ने सबसे पहले सोमेटिक एम्ब्रियो बनाकर ये सिद्ध कर दिया था इसको, टोटी पोटेंसी को, कि हम केवल कुछ कोशिकाओं से या एक कोशिका से भी क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकते हैं। तो अब जो टिश्यू कल्चर का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के आधार पर ही अपन देखते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन जो है, माइक्रो प्रोपेगेशन वो आधारित है। अब यहाँ अभी अपन ने बताया प्रोपेगेट मतलब प्लांट को मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा अगर वर्ड ले तो प्लांट को मल्टीप्लाई करना, कई सारे प्लांटलेट्स बनाना उससे। और माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या हो गया कि सूक्ष्म स्तर पर। अब सूक्ष्म स्तर का यहाँ मतलब क्या हो गया कि हम प्लांट के छोटे से छोटे पार्ट से कई सारे पौधे बना देना, या सूक्ष्म रूप से जो एक सेल है उस एक सेल को भी काम में लेकर उसके कई सारे प्लांट बना देना, इसी को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलेंगे। हालांकि माइक्रो वर्ड जो है वो बहुत छोटे लेवल पर काम में आता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम माइक्रो को एक और संदर्भ में लेते हैं, सूक्ष्म यानी कि छोटा, जनरल अर्थ है इसका छोटा। तो यहाँ अपन देख लेंगे चूंकि हम एक सेल से भी नया प्लांट बना सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया कि माइक्रो प्रोपेगेशन की आवश्यकता क्यों है और डेफिनेशन क्या है माइक्रो प्रोपेगेशन की या सूक्ष्म प्रवर्धन की। तो अगर अपन सिंपल डेफिनेशन इसकी देखें तो प्लांट के किसी भी पार्ट का या सूक्ष्म पार्ट को या बहुत कम मात्रा में पार्ट को लेकर अगर हम इन विट्रो कल्चर कर
इन विट्रो मतलब होता है पात्रे संवर्धन, हिंदी वर्ड है इसका पात्रे संवर्धन, जिसमें हम किसी पात्र के अंदर जैसे फ्लास्क हो गया या अपन देख रहे हैं कि बीकर हो गया या टेस्ट ट्यूब हो गई, कल्चर ट्यूब जिसको अपन बोल रहे हैं, उनके अंदर हम पोषक पदार्थ लेकर टिश्यू कल्चर के द्वारा इनको प्रोपेगेट करें तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाएगा। और ये कई सारे ऐसे प्लांट के लिए वरदान साबित हुआ जिसके अंदर या तो सीड बनते ही नहीं है या बड़ी मुश्किल से बनते हैं। जैसे अगर अपन देखते हैं कि केला है, म्यूज़ा जिसको अपन बोलते हैं, इस तरह से अपन देखें आर्किड से, इसके अंदर सीड्स नहीं बनते या बहुत मुश्किल से बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको प्रोपेगेशन का सबसे आसान तरीका क्या है, लार्ज स्केल पर प्रोपेगेशन का आसान तरीका क्या होगा, माइक्रो प्रोपेगेशन होगा या सूक्ष्म प्रवर्धन होगा। और आजकल अपन देखते हैं कि कई विकसित कंट्रीज़ के अंदर इनकी खेती भी जो है वो इनके द्वारा ही की जा रही है, लैब के अंदर या पात्रे कल्चर के द्वारा अपन सैकड़ों प्लांटलेट्स बनाकर फिर उनको अल्टीमेटली किस में देते हैं, खेतों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर भी एक वरदान साबित हुआ है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। अब अपन बात करते हैं कि इस माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड्स क्या क्या हैं, किन किन तरीक़ों से या कौन कौन से पार्ट से अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ अपन पहले बात लेते हैं, एक वर्ड बार बार आएगा अपने पास में, उसको अपन को जानना ज़रूरी है, और वो वर्ड है एक्सप्लांट या हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं कर्तो उत्तक। हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्तो उत्तक या एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट या कर्तो उत्तक है क्या, जिसको हम काम में लेते हैं इन सभी मेथड्स के अंदर। एक्सप्लांट एक्चुअल में प्लांट का कोई भी लिविंग पार्ट हो सकता है, लिविंग पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें सेल्स लिविंग हो, कोई भी लिविंग पार्ट हो सकता है। आइदर वो रूट हो सकती है, आइदर वो शूट हो सकता है, आइदर वो पत्तियाँ हो सकती है उसकी, ठीक है ना। और इवन दैट हम स्पेसिफिक टिश्यू भी ले सकते हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कोई भी टिश्यू ले सकते हैं। और इवन दैट एक सिंगल सेल भी अपन एक्सप्लांट के रूप में ले सकते हैं। यानी कि एक्सप्लांट क्या हो गया, एक कोशिका से लेकर प्लांट का कोई भी पार्ट जो है जिसमें लिविंग सेल्स उपस्थित हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, उसके एक्सप्लांट कहलाएंगे या कर्तो उत्तक कहलाएंगे। और इन कर्तोत्तकों को लेकर हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं या माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। अब कौन कौन से मेथड है माइक्रो प्रोपेगेशन के, तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो जनरली काम में लिए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, सबसे पहला कौन सा है, बाय प्रोलिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, सबसे कॉमन मेथड है। अब एक्सिलरी बड या कायिक कक्षस्थ कलिका किसको बोलते हैं, तो यहाँ हमें पता होना चाहिए, जैसे हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती सभी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक कॉमन प्लांट के स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसमें जड़, तना, पत्ती तीनों स्ट्रक्चर है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जिस जगह पर पत्तियाँ जुड़ी हुई होती है उनकी एक्सिस के अंदर एक छोटी सी कलिका या डोरमेंट बड होती है सामान्य अवस्था में, और सबसे ऊपर की तरफ एक एक्सिलरी बड होती है, टर्मिनल बड होती है, एपिकल बड जिसको अपन बोलते हैं। तो सामान्यतः प्लांट जब तक इसकी एपिकल बड है वो लेटरल ग्रोथ उसकी नहीं होती, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन आफ्टर जब ये एपिकल बड जो है वो या तो नष्ट हो जाती है, डोरमेंट हो जाती है, तब इसकी लेटरल बड्स जिसको अपन एक्सिलरी बड बोलते हैं, एक्सिल क्या कक्ष किसको बोलेंगे, मेन एक्सिस और जो पत्ती है, लीफ है, उसकी एक्सिस के बीच के जो हिस्सा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कक्ष या एक्सिल बोलते हैं। और यहाँ उपस्थित जो बड है उस बड को क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड बोलेंगे। तो जब एपिकल बड जो है वो डोरमेंट हो जाए या नष्ट हो जाए तब एक्सिलरी बड से क्या बनती है, वापस नई टहनियाँ या नई ब्रांचेज बनती है। तो ये जो एक्सिलरी बड है इसको प्रोलिफरेट करना, इसको बढ़ाना, तो पहला मेथड कौन सा हो गया, बाय प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बड। अब इसके अंदर अपन कहते हैं सबसे कॉमन मेथड है ये, जिसमें अपन देखते हैं कि जिस किसी प्लांट का हमें प्रोपेगेशन करना है, माइक्रो प्रोपेगेशन करना है टिश्यू कल्चर के द्वारा, उन प्लांट्स के 2 या 3 इंच के छोटे छोटे स्टेम के टुकड़े लेते हैं जिसमें 3 या 4 पर्व संधियाँ हो, नोड उपस्थित हो। अब नोड और इंटरनोड किसको बोलेंगे, जैसे ये स्टेम है, यहाँ से पत्ती निकल रही है, जिस जगह से पत्तियाँ या टहनियाँ निकलती हैं वो हिस्सा क्या कहलाता है, उसका नोड कहलाता है। ये नोड है, ये वाला हिस्सा क्या है, नोड। और 2 नोड के बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इंटरनोड। हिंदी में इसको बोलेंगे पर्व संधि, और ये है क्या, पर्व, पर्व संधि और पर्व।
तो अपन देखते हैं कि जिस किसी प्लांट को प्रोपेगेट करना है या उसके कई सारे प्लांटलेट बनाना है तो उससे 2 या 3 इंच के छोटे स्टेम के टुकड़े अपन लेते हैं, जिसमें कम से कम 2 या 3 क्या होनी चाहिए, नोड होनी चाहिए, और फिर इनको पात्रे कल्चर करते हैं या अपन देखते हैं कि इनको टिश्यू कल्चर करते हैं और उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, प्लांटलेट बनाते हैं। तो ये जो मेथड होगा वो क्या होगा, बाय प्रोलिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपन देख रहे हैं केवल 2 या 3 इंच का टुकड़ा जो अपन ले रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 इंच का टुकड़ा ले रहे हैं प्लांट का, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो नोड होती है उन नोड से भी बाद में अपन लगातार जब सब कल्चर करते हैं तो इन नोड से क्या निकलते हैं, कई सारे दूसरे स्टेम निकलने लग जाते हैं सैकड़ों की मात्रा में, ठीक है ना, और इसको अपन बोलते हैं स्टेम प्रोलिफिकेशन या स्टेम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ अपन देख रहे हैं केवल एक स्टेम 2 या 3 इंच के टुकड़े से अपन सैकड़ों स्टेम प्राप्त कर सकते हैं, स्टेम के टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं और उसको बाद में अपन सब कल्चर कर कर क्या करते हैं, नए प्लांटलेट बनाते हैं। यानी कि बहुत कम मात्रा में अपन को क्या चाहिए, प्लांट मटेरियल चाहिए या एक्सप्लांट चाहिए। ये उन प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ अपन देखते हैं कि दुर्लभ प्रजाति के प्लांट हैं या जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है या जिनके अंदर सीड नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स का केवल कुछ भाग ही सफिशिएंट हैं सूट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर क्या अभी अपन ने बताया, यहाँ पर क्या होती है, पर्व संधियों के ऊपर कक्षस्थ कलिकाएं होती है, तो जो भी नए स्टेम बनेंगे इससे वो सारे कौन से होंगे, शूट बनेंगे, वो सारे कौन से होंगे, एक्सिलरी बड से बनेंगे, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, शूट मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। देन दूसरा है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस बड या अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण करना। अब अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती है या एडवेंटिटियस बड किसको बोलेंगे, पहले वर्ड देखते हैं अपन, अपस्थानिक, एडवेंटिटियस या अपस्थानिक मतलब अपने मूल स्थान से परे। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टे की जो पत्ती होती है, बहुत कॉमन घरों के अंदर अपन को गमलों के अंदर मिल जाएगा। ये ब्रायोफिलम जो है पत्थर चट्टे की जो पत्ती है, उस पत्ती के अपन देखते हैं कि जो उसकी किनारे हैं, इन किनारों के ऊपर विशेष रूप से डिवाइडिंग सेल्स मौजूद होती है, और जब कभी ये पत्ती भूमि पे गिर जाती है या कई बार तो अपन देखते हैं प्लांट लगा हुआ होता है उसके बावजूद पत्ती के अंदर से यहाँ से कॉर्नर से क्या निकलने लग जाते हैं, इन बड्स से नए प्लांटलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनको अपन क्या बोलेंगे, मूल स्थान से परे, यानी कि नॉर्मली बड्स कहाँ पर होती है, एक्सिलरी कंडीशन पर होती है, लेकिन मूल स्थान से परे कुछ और बड्स भी मौजूद होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस बड बोलते हैं, और इन अपस्थानिक कलिकाओं से नए प्लांटलेट्स बना सकते हैं। इसी मेथड को अपन काम में किस में लेते हैं, टिश्यू कल्चर के अंदर, इसी को, जहां अपन देखते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिसमें अपस्थानिक कलिकाएं मौजूद है या अपन अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण करवा सकते हैं सूटेबल हार्मोन के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि प्लांट या एक्सप्लांट लेते हैं, जिसमें पत्तियों के टुकड़े हो गए या जड़ों के टुकड़े हो गए। जैसे अगर अपन देखते हैं पाइनस के अंदर, पाइनस जो है उसके अंदर अपन जड़ जो है या रूट्स के टुकड़े लेते हैं, उससे फिर अपन क्या बनाते हैं, एडवेंटिटियस बड्स बनाते हैं, और अल्टीमेटली उन बड्स से किसका निर्माण करते हैं, नए प्लांटलेट्स का निर्माण करते हैं। पादपकों में प्लांटलेट्स बोल रहा हूँ, प्लांटलेट्स मतलब पादपक, जिनको बाद में हार्डनिंग कर कर, अभी प्रोसेस बताएंगे, बाद में हार्डनिंग करके क्या बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। तो एडवेंटिटियस या अपस्थानिक बड का मतलब समझ में आ गया, क्या मतलब हुआ इसका, कि मूल कलिकाएं जो है उनके अलावा या अलग स्थिति पर, अलग पोजीशन पर भी कुछ बड्स मौजूद होती है, उन बड के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, नए प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन क्या काम में लेते हैं, उसके लिए या तो पत्तियाँ काम में लेते हैं या कुछ विशेष पातों में जड़ें काम में लेते हैं। जैसे ऑर्किड्स की बात करें तो ऑर्किड्स के अंदर अपन जो एपिकल बड है उस एपिकल बड को काम में लेते हैं नॉर्मली, किसके लिए, इसमें ऑर्किड्स के अंदर। तो ये भी क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस बड या अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण, और इसके द्वारा भी अपन सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं, किसके अंदर, पात्रे कल्चर के द्वारा या इन विट्रो कंडीशन के अंदर। देन तीसरा जो सबसे कॉमन मेथड है माइक्रो प्रोपेगेशन का, वो कौन सा है, बाय सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस।
अब सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, डिटेल टॉपिक है, अपन इसको डिटेल में लेंगे जब अपन इसको सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ अपन इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है। कायिक भ्रूणता, ये कायिक भ्रूण, अपन कहेंगे कायिक भ्रूण क्या, भ्रूण तो समझ में आया, लेकिन कायिक भ्रूण क्या है। तो पहले अपन भ्रूण की बात करते हैं या एम्ब्रियो की बात करते हैं। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो किसके द्वारा बनता है। सामान्यतः अपन को पता है कि जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेल और फीमेल जो गैमीट हैं उन दोनों के अंदर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और इस जाइगोट से ही अल्टीमेटली किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। चूँकि अपन थर्ड ईयर की क्लास है, अपन सेकेंड ईयर के अंदर एम्ब्रियोलॉजी पढ़कर आ चुके हैं, और जहाँ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एम्ब्रियोलॉजी का अपन, कि फ्लावर जो था उस फ्लावर के अंदर ओव्यूल होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन स्ट्रक्चर थी ओव्यूल की, अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ अपन देखते हैं एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग एपरेटस और एंटीपोडल सेल्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, पोलन ट्यूब आती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो अल्टीमेटली ये जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। और ये जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सामान्य तरीके में अपन देखते हैं कि जो सीड है उस सीड के अंदर क्या मौजूद होता है, एम्ब्रियो मौजूद होता है। और ये किसके द्वारा बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, इसलिए इसको नॉर्मल एम्ब्रियो बोलते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सोमेटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण की बात कर रहे हैं। कायिक मतलब जो वेजिटेटिव टिश्यू से बने हैं। यहाँ पर तो अपन देख रहे हैं किसके द्वारा बन रहे हैं, गैमिट के द्वारा बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। जबकि अगर कायिक कोशिकाओं से, यानी कि क्लियर कट अंतर हो गया, यहाँ जननी कोशिकाओं से एम्ब्रियो बन रहा है नॉर्मल अवस्था में, और अपन बात कर रहे हैं किसकी, कायिक कोशिकाओं से अगर एम्ब्रियो बनता है। जैसे FC स्टीवर्ट ने सबसे पहले टिश्यू कल्चर के अंदर गाजर के उत्तकों से किसका निर्माण किया था, कायिक भ्रूणों का निर्माण किया था, और सारी स्टेज प्राप्त की थी उसने, लीनियर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज, टॉर्पिडो स्टेज, अल्टीमेटली था टॉर्पिडो स्टेज किसकी, एम्ब्रियो की। तो स्टीवर्ट ने इस प्रयोग के द्वारा क्या सिद्ध कर दिया था, टोटीपोटेंसी को भी सिद्ध कर दिया था, और लैब में कुछ कोशिकाओं से या कायिक कोशिकाओं से भी वापस भ्रूण बना दिया था। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अगर कायिक कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियो बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या कायिक भ्रूणता बोलेंगे। अब अपन देखते हैं कि इस मेथड के द्वारा भी कई सारे एग्रीकल्चर प्लांट के अंदर या कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लांट जो है उनमें कायिक भ्रूणता द्वारा क्या बनाए गए हैं, कायिक भ्रूण बनाए हैं, और उसके द्वारा बाद में इनसे प्लांटलेट का निर्माण किया है। तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो कायिक भ्रूण बनाते हैं उन कायिक भ्रूणों को से अपन क्या बनते हैं, कृत्रिम बीज बनाते हैं। कृत्रिम बीज क्या होते हैं, इन कायिक भ्रूणों को एक घोल के अंदर, कैल्शियम क्लोराइड के घोल के अंदर डुबाकर क्या बनाते हैं अपन, एक छोटी छोटी मन के जैसी एक गोली जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कायिक कृत्रिम बीज बोलते हैं। लेकिन जब इन कृत्रिम बीजों को सीधे ही फील्ड के अंदर अगर डालते हैं तो वहाँ इनकी मॉर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक ये कैसे थे, लैब के अंदर इनको अपन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन अगर सीधे खेत में डालते हैं तो वहाँ इनका हार्डनिंग अभी तक नहीं हुई है, और ये सीधा अपना बचाव माइक्रोब से भी नहीं कर सकते। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन ये भी कैसा है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो ये तो वो मेथड थे जिनके द्वारा, या सूक्ष्म प्रवर्धन की वो विधियाँ जिसके द्वारा हम सूक्ष्म प्रवर्धन कर सकते हैं। अब इस सूक्ष्म प्रवर्धन के स्टेप क्या होंगे, यानी कि चरण क्या होंगे, कौन कौन से चरण होंगे, पहले क्या करना होगा, फिर बाद में क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा। तो यहाँ अपन देखते हैं कि इसके अलग अलग स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप की बात करें, सबसे पहला स्टेप है एस्टैब्लिशमेंट इन कल्चर मीडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्स प्लांट इन कल्चर मीडिया। यानी कि जो कर्तो उत्तक है उस कर्तो उत्तक को किसके अंदर रखना, कल्चर मीडिया या पोषक माध्यम, जो संवर्धन माध्यम जो है उस संवर्धन माध्यम के ऊपर डालना। तो ये पहला स्टेप है। अब काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेप है ये, जिसमें कई सब स्टेप भी अपन देख सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं
कि संवर्धन माध्यम की बात करें तो संवर्धन माध्यम कौन सा लेंगे? बेसिक संवर्धन माध्यम कौन सा है? एमएस मीडिया होता है। मुरासिके स्कूग मीडिया, जिसको अपन ने जब अपन ने हिस्ट्री पढ़ी थी बायोटेक की, उसमें बताया था। ये जो मुरासिके स्कूग मीडिया है, इस मीडियम में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू प्लांट। जो कोई पहले क्या करते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि भाई इसमें ये चेंज करने पर ऑप्टिमम ग्रोथ इस माध्यम पर होगी। अब तो वो माध्यम क्या करते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। और बेसिक माध्यम कौन सा है? एमएस माध्यम है। अब इस कल्चर माध्यम के ऊपर अपन क्या करते हैं, एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक्सप्लांट को सीधे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सप्लांट अपन सीधा किससे लेकर आते हैं? फील्ड से लेकर आते हैं। तो इसके कुछ स्टेप है, और ये स्टेप भी कैसे होंगे? जो बायोटेक लैब होती है, उस लैब के अंदर भी अलग अलग पार्टीशन होते हैं जहां हम ये काम करते हैं। सबसे पहला जो लैब का जो सबसे पहला हिस्सा होता है, जो अनहाइजेनिक कह सकते हैं या सेमी हाइजेनिक कह सकते हैं, जिसको अपन वॉशिंग रूम बोलते हैं। अब वहाँ क्या करते हैं, वॉशरूम के अंदर जितने भी उपकरण हमारे काम में आएंगे उन सब को वहाँ पर धोते हैं। साथ में जो भी एक्सप्लांट लेकर आते हैं, इन एक्सप्लांट की प्रूनिंग करना। प्रूनिंग का मतलब होता है उसमें अनावश्यक पार्ट को हटा देना। जैसे अगर अपन शूट मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें से अगर इस स्टेम के ऊपर पत्तियाँ, कांटे और जो भी है उन सबको हटा देना, केवल कक्षस्थ कलिकाएँ रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रूनिंग। देन सरफेस स्टरलाइजेशन करना, इसका जो भी एक्सप्लांट है इसका सरफेस स्टरलाइजेशन करना। ये सब कहाँ पर होगा? जो अपना वॉशिंग एरिया है वहाँ पर होगा। देन कल्चर मीडिया रूम। कल्चर मीडिया रूम का मतलब होगा जहाँ पर अपन कल्चर मीडिया बनाते हैं या संवर्धन माध्यम बनाते हैं, जो सेमी हाइजेनिक होता है। कैसा होगा? सेमी हाइजेनिक होता है। और वहाँ पर अब हम जितने भी उपकरण हैं उन सबको भी क्या करते हैं? ऑटोक्लेव करते हैं, अवन में रखते हैं। साथ में जो अपना पोष पदार्थ होगा, उस पोष पदार्थ को बनाते हैं, उसको भी ऑटोक्लेव करते हैं, ताकि किसी प्रकार का उसमें कंटामिनेशन नहीं रहे, किसी प्रकार का उसमें संक्रमण नहीं रहे, या किसी और प्रकार के जो माइक्रोबियल सेल है वो उसमें नहीं रहे। पूर्ण रूप से वो कैसा हो जाए? निर्जमित, एसेप्टिक या निर्जमित अवस्था में आ जाए। और तीसरा जो रूम होता है बायोटेक लैब का, वो होता है मीडिया ट्रांसफ़र एक्सप्लांट ट्रांसफ़र रूम, जो कि पूर्णतया हाइजेनिक होता है। यानी कि जिसमें चारों तरफ से इस तरीके से उस रूम को बनाया जाता है जिसमें किसी प्रकार का माइक्रोब्स आने की संभावना नहीं रहती है। साथ में इसको, ये जो भी एक्सपेरिमेंट है अपन जो इनका ट्रांसफ़र है कल्चर मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र एक्सप्लांट का, वो कहाँ पर करते हैं अपन? इस रूम के अंदर भी जो मशीन रखी होती है, कौन सी? एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर अपन इसको रखते हैं जिसमें हेपा फिल्टर लगा होता है। ठीक है। अब लेमिनार एयर फ्लो मशीन, नाम स्लिप हो रहा था, लेमिनार एयर फ्लो मशीन, एक ऐसी मशीन जिसमें एक ऐसा फिल्टर होता है जो आने वाली हवा को पूर्ण रूप से निर्जमित कर देता है। तो लेमिनार एयर फ्लो मशीन के अंदर ही हम क्या करते हैं, ये जो भी एक्सप्लांट है उसको कल्चर मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो ये जो पहला प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडिया। यानी कि एक बार अपन ने निर्जमित हुए वे एक्सप्लांट को किस में ट्रांसफ़र कर दिया? अब मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ दूसरा स्टेप क्या है? शूटिंग मल्टीप्लिकेशन या शूट मल्टीप्लिकेशन। अब जो भी अपन ने एक्सप्लांट लिया है उस एक्सप्लांट का पहला स्टेप या पहला मकसद क्या है अपना? उसमें कई सारे स्टेम और जनरेट करना। जैसे अपन ने 2 इंच का छोटा सा टुकड़ा लिया स्टेम का जिसमें कम से कम 2 या 3 नोड उपस्थित थी। अब इस स्टेम को अपन ने पहले स्टेप में तो क्या कर दिया? मीडियम के ऊपर डाल दिया। जैसे यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे? इसकी प्रूनिंग करेंगे, यानी कि पत्तियाँ वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा हटा दिया। अब केवल अपने पास में स्टेम बचा, इस स्टेम को माध्यम के अंदर डालेंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे। किसमें? लेमिनार एयर फ्लो मशीन के अंदर। ठीक है। देन अब इस जो अपन ने माध्यम काम में लिया है उस माध्यम के अंदर सारे न्यूट्रिएंट पदार्थ है अकॉर्डिंग टू एमएस मीडिया या मुरासिके स्कूग का जो भी टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या बना दिया? संवर्धन माध्यम बना दिया। लेकिन साथ में अपन का अपना मकसद क्या है? इसमें केवल शूट बने अभी तक। पहले क्या बने? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शूट बने। इसी को अपन क्या बोलते हैं? शूट मल्टीप्लिकेशन। यानी कई सारे स्टेम बने,
इन कक्षस्थ कलिकाओं से। तो ऐसी स्थिति में हम माध्यम के अंदर किसको ज़्यादा मात्रा में रखते हैं? साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। अब साइटोकाइनिन क्या है, ऑक्सिन क्या है? ये दोनों ही प्लांट हार्मोन है, नेचुरल रूप से मिलने वाले प्लांट हार्मोन है, जिसमें साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन करता है और स्टेम की ग्रोथ करता है, और ऑक्सिन जो है वो क्या करता है? रूट की। और इन दोनों का जो बैलेंस है वो एक प्लांट को बनाने में सहायक होता है। तो पहला स्टेप अपने क्या है, चूंकि अपन को शूट ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो मीडिया है उस मीडियम के अंदर अपन क्या रखते हैं? साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। और अब इन प्लांट जितने भी अपन ने सेटअप लगाए हैं, इन सारे सेटअप को अपन क्या करते हैं? कल्चर रूम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और कल्चर रूम के अंदर रैक्स होती हैं, उन रैक्स के अंदर ट्यूबलाइट या लाइट सोर्स होता है, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स और टेम्परेचर सोर्स होता है, जिसके द्वारा हम रूम का टेम्परेचर नियत मात्रा में रखते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में जो लाइट है वो 1500 से 1600 लक्स मीटर की लाइट वहाँ पर रखते हैं। और अब इनको कुछ सप्ताह तक रख देते हैं, जिससे इसके अंदर क्या बनने डेवलप होने लगे? शूट डेवलप होने लगे। और शूट कहाँ पर होगा? जहाँ जहाँ पर भी नोड होगी उन नोड से शूट निकलने लगेंगे, और कई सारे शूट निकलेंगे, एक नोड से ही कई सारे शूट निकलेंगे। अब फिर अगर अपने को और ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो इन सारे स्टेम्स को हटाकर फिर से अपन सब कल्चर करते हैं। इसी माध्यम पे ऊपर क्या करेंगे? सब कल्चर करेंगे, ताकि हमें एक छोटे से पार्ट से ही सैकड़ों स्टेम मिल जाए। तो ये तो कौन सा होगा? दूसरा स्टेप होगा शूटिंग मल्टीप्लिकेशन। अब एक बार अपने पास में शूट बन गए, कई सारे सैकड़ों शूट्स अपने पास में आ गए, देन क्या करेंगे? इन शूट के अंदर रूट डेवलप करेंगे, रूटिंग मीडियम के अंदर रखेंगे इनको। यानी कि शूट बन गए, कई सारे खूब सारे शूट मिल गए अपने को, लेकिन अब इन शूट के अंदर अभी तक रूट्स नहीं है, तो रूट्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो इन सारे शूट्स को अब अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक अलग माध्यम के अंदर, किस माध्यम के अंदर रखते हैं? जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो। साथ में चूंकि रूट्स जो सदैव डार्क में या अंधेरे में निकलती है, इसलिए माध्यम के अंदर अपन एक्टिवेटेड चारकोल रखते हैं, या इस पूरी ट्यूब्स को अपन चारों तरफ से काले पेपर से ढक देते हैं, ताकि अंदर कैसा हो? अंधेरा हो या डार्क कंडीशन हो, ताकि इसके अंदर क्या निकल जाए? रूट्स निकलना लग जाए। तो इन सारे प्लांट जो स्टेम थे जिसको अपन ने शूटिंग मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बनाए हैं, उन सारे स्टेम को अब किसके ऊपर रखते हैं? रूटिंग मीडिया के ऊपर रखते हैं, जिसमें चारकोल प्लस क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी। तो दोनों स्टेप हो गए अपने पास में, पहले शूट बनाए और शूट के बाद में अब इन शूट्स के अंदर क्या डेवलप किए? अपन ने रूट्स डेवलप की। लेकिन अभी इस स्टेप पर हम इन प्लांट्स को या प्लांटलेट जो है इनको सीधे खेतों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक हम इनको बना बनाया भोजन दे रहे हैं। जो मीडिया है उस मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट में, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? इसको न्यूट्रिएंट माध्यम बोल रहे हैं। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको ये प्लांट्स क्या कर रहा है? केवल एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी तक ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है। तो अगर अपन उनको सीधे ही फील्ड के अंदर डाल देंगे तो वहाँ पर क्या होगा? फील्ड के अंदर एक तो बाहर के एनवायरनमेंट को ये सहन नहीं कर पाएंगे, दूसरा इनके अंदर अभी तक प्रतिरक्षा तंत्र भी नहीं बना है, इसकी वजह से ये माइक्रोब से नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये प्लांटलेट्स अगर इनको सीधा ही फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इनको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है? हार्डनिंग करनी पड़ती है। हार्डनिंग यानी कि एक्लिमेटाइजेशन इनका करना पड़ता है। इनको वातावरण के अंदर, बाहर के जैसे वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? इनको अपन ग्रीन हाउसेस के अंदर रखते हैं, और उसके लिए अपन क्या बोलेंगे? उसको हार्डनिंग प्रोसेस बोलेंगे। अब हार्डनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले इन प्लांटलेट्स को अपन किस में रखते हैं? वर्मीकुलाइट के अंदर रखते हैं। वर्मीकुलाइट क्या है? एक अक्रिय माध्यम है। सॉइल जैसा हल्का माध्यम होता है, लेकिन अक्रिय माध्यम होता है, सॉइल नहीं होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्मीकुलाइट बोलते हैं। इन वर्मीकुलाइट्स के अंदर इन प्लांटलेट्स को रखकर अपन लगातार क्या करते हैं? थोड़े थोड़े दिनों में इसके अंदर डालते हैं, न्यूट्रिएंट माध्यम डालते हैं।
पहले तो ये सीधा न्यूट्रिएंट माध्यम के अंदर था, अब कुछ कुछ दिनों के अंतराल में अपन न्यूट्रिएंट माध्यम डालते हैं, जिससे इनके टिश्यू जो हैं उन टिश्यू के अंदर हार्डनिंग यानी कि उनके ऊपर क्यूटिकल एपिडर्मिस बनना शुरू हो जाए और साथ में ये कम नमी के अंदर भी अनुकूल होना लगे। बाद में अपन क्या करते हैं, कुछ सप्ताह बाद में वर्मीकुलाइट्स युक्त इन प्लांट्स को अब ग्रीन हाउस में रखते हैं। अब ग्रीन हाउस क्या है, ऐसी जगह है जहां अपन देखते हैं कि टेम्परेचर को और मॉइस्चर को कंट्रोल किया जा सकता है और लाइट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कांच के ग्लास हाउस बने होते हैं जिनमें एक तरफ तो अपन मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा रखते हैं और धीरे धीरे दूसरी तरफ क्या होता है, मॉइस्चर कम होता जाता है। तो अपन देखते हैं कि इन प्लांटलेट्स को सबसे पहले उस हिस्से में रखते हैं ग्लास हाउस के, ग्रीन हाउस के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर है। फिर हर सप्ताह या हर महीने बाद इनको 10 फुट दूर रखते जाते हैं, उनसे दूर यानी मॉइस्चर कंडीशन से दूर रखते जाते हैं। और ये स्टेप अपन हर महीने देखते हैं या हर 10-20 दिन बाद दोहराते हैं, यानी कि कम से कम 3-4 महीने में अब ये प्लांट को अपन सबसे दूर मॉइस्चर से सबसे दूर रखते हैं, जहाँ पर ये पूर्ण रूप से फील्ड के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्यूटिकल एपिडर्मिस बन जाती है और स्क्लेरेन्काइमा इसके अंदर डेवलप या दृढ़ोत्तक प्लांट्स के अंदर डेवलप हो जाता है। साथ में उसका खुद का रूटिंग सिस्टम भी डेवलप हो जाता है और प्लांट्स अब खुद का भोजन बनाने लगते हैं। इस स्टेज पर अब इनको नर्सरी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ सामान्य प्लांट की जैसे ही ये प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और आसानी से उग सकते हैं, और इसके बाद में इनको खेतों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या नर्सरी से कृषक जो हैं इन प्लांट्स को लेकर खेतों में उगा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हार्डनिंग का प्रोसेस कहलाएगा। तो ये ओवरऑल जो था वो किसके बारे में था, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, इसके मेथड क्या है और इसके स्टेप क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी डिटेल में अपन ने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस पर कमेंट्स लिखिए।